हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट 3 का डिस्कशन स्टार्ट किया, जिसमें आपने देखा कि 2 चैप्टर इंक्लूड हैं। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और सेकंड मैग्नेटिज्म इन मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इंक्लूड है, जिसमें चैप्टर 4 में हमारा 1 MCQ आएगा, 1 आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 1 आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। और इन चैप्टर 4, 5 और 6 में से मिला करके एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 6 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैंने आपको ये बताया कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर या किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर या मूविंग चार्ज के चारों ओर वो एरिया, वो स्पेस जिसमें हम उसके इफेक्ट को फील कर सकें, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। बी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जहां से कोई चीज प्रोड्यूस होती है उसे उसका सोर्स कहते हैं। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैंने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मैग्नेट है, मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। आपने उसमें देखा कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन को शो किया था और ये बताया कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो की जाती है तो उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, वायर में जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, उसको कैलकुलेट कैसे करें? तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि जो करंट कैरिंग वायर होता है उस करंट कैरिंग वायर को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्मॉल छोटे पार्ट को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं। तो उस स्मॉल छोटे पार्ट जिसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो उसका सम कर देते हैं सभी मैग्नेटिक फील्ड का, या तो इंटीग्रेशन का यूज कर देते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं, जैसे आपका एम्पियर लैप्लास लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ है, ठीक ना। तो डिफरेंट मेथड से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम अब डिस्कस करने चल रहे हैं कि डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को आप कैलकुलेट कैसे करो। किसी करंट कैरिंग वायर का हो, किसी करंट कैरिंग आपका कॉइल का हो, तो कैसे हम कैलकुलेट करें। तो डिफरेंट मेथड्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के। इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि करंट एलिमेंट क्या है। करंट एलिमेंट स्केलर है या वेक्टर है। करंट एलिमेंट लेते कैसे हैं, करंट एलिमेंट से डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, आइए हम इनका डिस्कशन कर लें, देन हम आगे डिस्कस करें। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। जैसे आप वहां फाइंड आउट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो जो रोल वहां पॉइंट चार्ज प्ले करता था, अब वहां वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो चार्ज के साथ क्या और एसोसिएट हो जाएगी? वेलोसिटी। अभी तक आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे तो आप चार्ज का रोल देखते थे कि एक चार्ज होता था, वो अपनी पॉइंट चार्ज होता था, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। अब वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो क्या आ जाएगा? Q इंटू वी आ जाएगा, जहाँ Q क्या है? चार्ज, V क्या है? वेलोसिटी। तो अब चार्ज इन मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करंट एलिमेंट की कॉन्सेप्ट होती है। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। हमें करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो पहले ये जान ले कि करंट एलिमेंट क्या है। पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट है क्या?
तो अगर ये कोई एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसका एक स्मॉल पार्ट हम ले लें, स्मॉल पार्ट ए बी ले लें, जिसकी लेंथ डीएल हो, जिसमें करंट आई हो, तो ये जो स्मॉल पार्ट हम लेंगे आइडियल, इसी को करंट एलिमेंट कहते हैं। तो देखिए, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए करंट कैरिंग वायर, किसी करंट कैरिंग वायर का एक वेरी स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट कहते हैं। मीन्स किसी करंट कैरिंग वायर का, सपोज कर लीजिए आपका, देखिए ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है। अब हमें इस पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसका एक स्मॉल पार्ट हम ले लेंगे, उसको करंट एलिमेंट कहेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए या तो समेशन यूज कर देंगे या तो इंटीग्रेशन यूज कर देंगे। ओके, तो किसी करंट कैरिंग वायर का एक स्मॉल पार्ट अगर हम कंसीडर कर लें तो वो करंट एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? करंट एलिमेंट कहलाता है। तो देखिए, इट इज अ वेक्टर, करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट प्लेज द सेम रोल इन कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज चार्ज प्ले इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो रोल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में होता है, वही रोल करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में होता है। जो रोल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने में होता है, वही रोल करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में होता है। इट इज इक्विवेलेंट टू Q इंटू वी। करंट एलिमेंट Q इंटू वी के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स Q इंटू वी इक्वल टू होता है IDL। अभी हम आगे प्रूव करेंगे इसको। IDL Q इंटू वी। यहाँ Q क्या है? चार्ज। V क्या है? वेलोसिटी। I क्या है? करंट। DL क्या है? लेंथ। Where V is the velocity of the moving charge. A center of the current element is taken as origin. जो करंट एलिमेंट, सपोज कर लो आपने ये करंट एलिमेंट लिया है, तो इसके मिड पॉइंट को ओरिजिन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ओरिजिन ले लेंगे। और मिड पॉइंट से जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, मीन्स जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, वह सपोज कर लो हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पर फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस लेंगे। मिड पॉइंट ये है, यहां से ये डिस्टेंस लेंगे, इसे पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ये जो ब्लू वायर दिख रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है। और इस पोजीशन वेक्टर से ये जो एंगल है, इसको हम थीटा मानते हैं। ये करंट एलिमेंट आइडियल हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसके बीच के एंगल को हम थीटा लेते हैं। तो देखिए, सेंटर ऑफ द करंट एलिमेंट इज टेकन एज द ओरिजिन। करंट एलिमेंट के सेंटर को क्या लेते हैं? ओरिजिन। देखिए, ये आपका करंट एलिमेंट है AB, ये करंट एलिमेंट AB है, इसका ये सेंटर O है, इसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। अब जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जैसे ये पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट P को हम फील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड पॉइंट बोलते हैं। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, उसे फील्ड पॉइंट बोलते हैं। ये फील्ड पॉइंट है, और इस फील्ड पॉइंट की डिस्टेंस हम ओरिजिन से कंसीडर करते हैं। कहां से? ओरिजिन से कंसीडर करते हैं। इसको पोजीशन वेक्टर R बोलते हैं। क्या? पोजीशन वेक्टर R बोलते हैं। अब पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच के एंगल को थीटा लिया जाता है। देखिए, ये OP हो गया पोजीशन वेक्टर, OP हो गया पोजीशन वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। OP हो गया पोजीशन वेक्टर और ये हो गया करंट एलिमेंट। इन दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा लेते हैं। तो थीटा जो एंगल होता है, वो पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच का स्मॉलर एंगल थीटा लिया जाता है। P is called the field point where magnetic field is to be calculated. P वो पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, इसे फील्ड पॉइंट बोलते हैं। O क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 कंसीडर किया जाता है। अब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आइडियल एंड R। आइडियल और R के बीच का एंगल, ये आइडियल और R के बीच का एंगल ये थीटा है। ये क्या है? ये थीटा है। और मैग्नेटिक R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। R क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मॉड आइडियल देखिए क्या हो जाएगा? मॉड आइडियल हो जाएगा आइडियल। यहां से देखिए, करंट तो स्केलर है, करंट तो स्केलर है, ये DL लेंथ जो है ये वेक्टर है,
ये डीएल लेंथ वेक्टर है। जब आप मॉड ले लेंगे तो यहाँ से वेक्टर हट जाएगा। आई डीएल, आई होता है डी क्यू अपॉन डी टी, आई होता है डी क्यू अपॉन डी टी इंटू डीएल। इसको डी क्यू को अलग कर दो, डीएल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी। देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो आई डीएल क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू वी, या आई डीएल इक्वल टू वी डी क्यू, आई डीएल इक्वल टू वी डी क्यू। तो जो रोल यहाँ पर करंट का था, जो रोल यहाँ पर चार्ज का था, वो यहाँ करंट का आ गया। मतलब आई डीएल का इक्विवेलेंट क्या हो गया, वी डी क्यू हो गया। क्या हो गया, वी डी क्यू हो गया। डी क्यू चार्ज जब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो आई डीएल की इक्विवेलेंट होता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ आई डीएल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो करंट और लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर है, और इस आइडियल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। यहाँ पर देखिए करंट नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आइडियल की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। अगर करंट यहाँ इस डायरेक्शन में होती तो फिर आइडियल की डायरेक्शन ये होगी, फिर हम ये एंगल लेते, क्या करते, ये एंगल कंसिडर करते। ओके, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए दो मेथड हैं, एक है बायो-सेवर्ट लॉ, एक है एम्पियर लैप्लास लॉ। किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। आइए हम देखते हैं। Methods to find out magnetic field of a current element. Methods to find out magnetic field of a current element. किसी करंट एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के मेथड्स, दो मेथड है, एक एम्पियर लैप्लास लॉ होता है, एक बायो-सेवर्ट लॉ होता है। एक बायो-सेवर्ट लॉ, एक एम्पियर लैप्लास लॉ। आपके पास दो लॉ है, कितने लॉ है, दो लॉ है। तो देखिए दो लॉ है। अब ये जो एम्पियर लैप्लास लॉ है, ये करंट एलिमेंट के द्वारा डीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से डीएच को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये डीएच क्या है, डीएच है स्मॉल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डीएच को हम, एच को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएच को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। डिटेल में भी आगे हम बताएंगे। डीएच को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसको, डीएच को। किसको, डीएच को। तो डीएच क्या है, स्मॉल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसकी वजह से, आइडियल की वजह से। इसके लिए लैप्लास लॉ का यूज करते हैं। और करंट एलिमेंट की वजह से डीबी कैलकुलेट करना है। डीबी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को और क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो चाहे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना हो, ये तीनों एक ही नाम है, इसको डीबी को बोलते हैं। ये डीबी के तीन नाम है। तो इसको निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये काज है, ये इफेक्ट है, इसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। तो आइए अब हम देखते हैं पहले एम्पियर लैप्लास लॉ क्या है। क्या हम देखते हैं कि एम्पियर लैप्लास क्या है, जो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को निकालने के लिए यूज किया जाता है। देखिए एम्पियर लैप्लास लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, the magnitude of magnetizing field or magnetic field intensity due to a current element at a point P is, means एक करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू होगी, नंबर 1 DH प्रोपोर्शनल I होता है। मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। DH प्रोपोर्शनल DL होता है और DH प्रोपोर्शनल साइन थीटा होता है। DH प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। DH प्रोपोर्शनल I होता है, DH प्रोपोर्शनल DL होता है, DH प्रोपोर्शनल साइन थीटा होता है, DH प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। इन तीनों को कंबाइन कर दो, इन 4 को कंबाइन कर दो तो DH प्रोपोर्शनल हो जाएगा I sin थीटा अपॉन r²। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे तो DH इक्वल टू हो जाएगा K sin थीटा अपॉन r²। अब K की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट क्या यूज कर रहे हैं। हम सिस्टम ऑफ यूनिट क्या यूज कर रहे हैं। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम यूज करेंगे तो K की वैल्यू आती है 1/4 पाई। क्या आती है, 1/4 पाई। अगर हम CGS सिस्टम यूज करेंगे तो K की वैल्यू आ जाती है 1।
अगर हम सीजीएस सिस्टम यूज करेंगे तो k की वैल्यू 1 होती है, अगर एसआई सिस्टम यूज करेंगे तो k की वैल्यू 1/4 पाई, तो DH हो जाएगा 1/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ये तो आ गई करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से। अब अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसी का हम इंटीग्रेट कर दें या इसी का समेशन कर दें तो टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाएगी। अगर आपको टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसी का समेशन कर दीजिए। देखिए अगर आपको टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी का समेशन कर देंगे। तो देखिए टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाएगी समेशन DH इक्वल टू हो जाएगा समेशन 1/4 पाई, ये हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका जो है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसको आप H लिख सकते हैं, तो H इक्वल टू आपका आ जाएगा समेशन 1/4 पाई, कांस्टेंट हम बाहर निकाल लें तो 1/4 पाई, ये समेशन हो जाएगा IDL, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप इस तरीके से टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकाल सकते हैं, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं H इक्वल टू इंटीग्रेशन DH इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप ऐसा राइट कर सकते हैं, तो H इक्वल टू 1/4 पाई कॉमन आ जाएगा, आपका इंटीग्रेशन में आ जाएगा IDL, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप निकाल सकते हैं, यहाँ से टोटल मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाएगी। ये H मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अभी आगे हम और डिटेल में बताएंगे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है। ये इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में राइट करेंगे इसी को, तो सीजीएस सिस्टम में ये हो जाएगी DH इक्वल टू K की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये रहा मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका। अब इसके बाद हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बायोट-सेवर्ट लॉ। आइए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ का डिस्कशन करते हैं।